सिविल इंजीनियरिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है कंप्रेशन मेंबर के अंतर्गत डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर एंड कॉलम। तो इसके पहले लेक्चर में आपको कंप्रेशन मेंबर में एनालिसिस कैसे करते हैं इसके बारे में बताया गया था। कंप्रेशन मेंबर की स्ट्रेंथ P = एरिया मल्टीप्लाई बाई परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये फार्मूला बताया गया था। यानी संपीड़न उपांक की सामर्थ्य, उस उपांक का क्षेत्रफल और उसके लिए अनुज्ञेय अक्षीय संपीड़न प्रतिबल। अब इसमें एरिया, ये तो कंप्रेसर मेंबर का आप स्टील टेबल से मिल जाएगा। जो परमिसिबल स्ट्रेस है ये प्रत्येक मेंबर के लिए अलग अलग होता है। ये किस पे निर्भर करता है? मेंबर के तन्यता अनुपात पे। तो इसमें तन्यता अनुपात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा जो परमिसिबल स्ट्रेस है ये उसी पर डिपेंड है। तो अब मान लीजिए कोई भी कंप्रेसर मेंबर है, उसका आप डिजाइन कैसे करेंगे? देखिए, टेंशन मेंबर में हमको निकालना पड़ता था क्या? एरिया रिक्वायर्ड। कौन सा एरिया? नेट एरिया। सेम इसमें भी करना है। इसमें क्या है? एरिया = फोर्स डिवाइडेड बाई स्ट्रेस। फोर्स का मतलब कंप्रेशन मेंबर पर आने वाला भार या बल डिवाइडेड बाई परमिसिबल एक्सियल स्ट्रेसेस। अब जो स्ट्रेस है ये हमको नहीं पता। टेंशन मेंबर में एफटी की वैल्यू 150 होती थी और हम उससे डिवाइड करके एरिया, नेट एरिया रिक्वायर्ड निकाल लेते। अब इसमें ये जो स्ट्रेस है ये चूंकि हर एक मेंबर के लिए अलग अलग होती है, तो इसके लिए कुछ एजम्पशंस हैं कि अगर हम कोणीय खंड का इस्तेमाल कंप्रेशन मेंबर के रूप में करें, इसका कोणीय खंड का एंगल सेक्शन अगर हम कंप्रेशन मेंबर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए आप संभावित प्रतिबल एज्यूम करेंगे। संभावित प्रतिबल ये एज्यूम करते हैं कोणीय खंड के लिए 80 न्यूटन पर mm²। कितना लेते हैं? 80 न्यूटन पर mm²। अब हम जो हमारी स्ट्रेस की टेबल है जो तन्यता अनुपात के आधार पर बनाई गई है, उसमें देखेंगे 80 न्यूटन पर mm² जो है कितने तन्यता अनुपात के लिए है? तो इस कह सकते हैं इसका तन्यता अनुपात यानी L/R ये 100 होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर हम कोणीय खंड का कंप्रेसर मेंबर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो संभावित प्रतिबल 80 न्यूटन पर mm² माने और उसका तन्यता अनुपात L/R 100 ये दिमाग में रखें, क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ने वाली है। इसी तरीके से अगर हम आई सेक्शन का इस्तेमाल करें, आई सेक्शन का कंप्रेशन मेंबर के रूप में इस्तेमाल करें, तो इसके लिए हम संभावित प्रतिबल की वैल्यू यानी FAC = 100 न्यूटन पर mm²। कितनी? 100 न्यूटन पर mm² एज्यूम कर लेते। और इसका देखेंगे तन्यता अनुपात 100 न्यूटन पर mm के लिए ये होता है 80। यानी तन्यता अनुपात की वैल्यू अगर 80 है तो ये प्रतिबल की वैल्यू 100 न्यूटन पर mm² होगी। तो एक खंड हो गया एंगल सेक्शन, दूसरा हो गया आई सेक्शन और तीसरा कहलाता है बिल्ट अप सेक्शन। तीसरा कहलाता है बिल्ट अप सेक्शन। बिल्ट अप सेक्शन का मतलब है जब 2 या 2 से अधिक खंडों को जोड़ करके कंप्रेशन मेंबर तैयार होता है तो वो हमारा बिल्ट अप सेक्शन कहलाता है। ठीक है,
लेकिन इसमें अगर हम कोड़ी खंड लेके चले तो उसमें अगर 2 कोड़ी खंड लेके चल रहे हैं उसको बिल्ट अप सेक्शन नहीं कहेंगे। बिल्ट अप सेक्शन का मतलब है कि हमने 2 चैनल सेक्शन, 2 आई सेक्शन, इस तरीके से अगर हम इनको जोड़ते हैं तो ये बिल्ट अप सेक्शन कहलाएंगे। कोड़ी खंड अगर हम 4 खंड भी जोड़ देंगे तो भी वो बिल्ट अप सेक्शन की श्रेणी में नहीं आएगा, वो कोड़ी खंड ही कहलाएगा। तो ऐसी स्थिति में बिल्ट अप सेक्शन के लिए FAC की वैल्यू 140 न्यूटन पर mm², ये एज्यूम करते हैं। और इसके लिए जो हमारा तन्यता अनुपात होता है स्लेंडरनेस रेशियो L/R, ये 40 होता है। तो ये आपको तीनों की वैल्यू ध्यान में रखनी है। अब इसके आधार पर हम कोई भी हमारा सेक्शन जिसका हमें डिजाइन करना है, तो उसके लिए आवश्यक क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आवश्यक क्षेत्रफल इज इक्वल टू कंप्रेसर मेंबर पर आने वाला भार डिवाइडेड बाई संभावित पिंड, डिवाइडेड बाई जो हमारा संभावित पिंड, जो भी सेक्शन होगा वो वैल्यू लेकर के उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमको आवश्यक क्षेत्रफल प्राप्त हो जाए। अब क्षेत्रफल प्राप्त होने के उपरांत हम उस खंड का चयन करेंगे, और चयन करने के पश्चात उस खंड के लिए वास्तविक तन्यता ज्ञात करेंगे। वास्तविक तन्यता ज्ञात करने के बाद हम जो हमारी टेबल है जिसमें FAC की वैल्यू दी हुई, उससे हम FAC की एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। अब एरिया पता है, FAC की वैल्यू पता हो गई, तो हम उस मेंबर की स्ट्रेंथ निकालेंगे। वो मेंबर हमारा जो है और उसकी स्ट्रेंथ आने वाले संपीड़न भार से अधिक होना चाहिए। अगर खंड की सामर्थ्य आने वाले भार से कम है तो यानी कि हमारा कंप्रेशन मेंबर ये फेल हो जाएगा, तो हमको रीडिजाइन करने की यानी दूसरे खंड के चयन की आवश्यकता हो। तो ये इसकी बेसिक है। अब इसमें खाली एरिया के आधार पर खंड का चयन करना बहुत ही कठिन होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सामर्थ्य है ये निर्भर करती है एरिया मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेस, और स्ट्रेस डिपेंड करता है स्लेंडरनेस रेशियो पे, तन्यता अनुपात पे। तो हमको तन्यता अनुपात के लिए देखिए, तन्यता अनुपात लैम्डा इज इक्वल टू L/R, तो इसका मतलब है लेंथ तो हमारी डिसाइड हो जाती पहले से। अब R मिनिमम की वैल्यू है, ये अगर हमको और पता हो जाए तो हम 2 को आधार मानकर, एक तो परिवहन त्रिज्या को और दूसरा उसके क्षेत्रफल को, इसको आधार मान करके खंड का चयन करने में हमारे आसानी रहेगी। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए कैसे करते हैं। चलिए इसके लिए ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन करा देते हैं, उस क्वेश्चन से आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। तो अब इसमें कुछ चीज छूट रही है, एक तो कहलाती है आउटस्टैंडिंग लैग। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ये हमारी गजिट प्लेट के साथ में एंगल सेक्शन को जोड़ दिया गया, एंगल सेक्शन को रिवेट द्वारा, बैंड द्वारा किसी भी तरीके से जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से ये तो हमारी लैग कहलाती है कनेक्टेड लैग। क्या कहलाती है? कनेक्टेड लैग। और ये जो लैग है ये कहलाती है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग लैग। इसको O के द्वारा प्रदर्शित कर। ठीक है, तो अब इसके लिए देखिए ये आउटस्टैंडिंग लैग कितनी होनी चाहिए, इसका भी जो हमारा कोड है उसके लिए उन्होंने कहा कि किसी भी कंप्रेशन मेंबर के लिए आउटस्टैंडिंग लैग ये 16T, O इज नॉट ग्रेटर देन 16T। ठीक है, ये इन्होंने दे रखा है। तो अब जैसे मान लो कि हमने कोई खंड चुना 90 × 90 × 6। ठीक है, तो अब इसमें देखो कनेक्टेड लैग भी 90, आउटस्टैंडिंग लैग भी 90। तो अब हमारी
जो O की वैल्यू है ये 90 और T कितनी है, T कितनी है 6। तो अब कनेक्टिंग लेग की लेंथ हमारी हो गई 90 और 16T इक्वल टू 96। तो हम कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग लेंथ इज लेस देन 16T। तो इस चीज को आधार मान करके हम ये भी डिजाइन करते समय ध्यान में रखते हैं। तो अब इसमें जो हमारे और भी खंड, कोड़ी खंड के लिए आउटस्टैंडिंग लेग ये कहलाती है। इसी तरीके से आई खंड अगर है, आई खंड के लिए पूरा डायग्राम नहीं बनाते हैं, ये कहलाती है आउटस्टैंडिंग लेग। इसी तरीके से टी के लिए भी यही कह सकते हैं, इसको ब्रेक कर दिया है तो इस तरीके से आई खंड के लिए ये कहलाएगा, टी खंड के लिए गए। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना। अब इसके बाद में चलिए क्वेश्चन करिए, उससे आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। नोट करें उसको। तो अब आपको इसके लिए जो है क्वेश्चन है 78 किलो न्यूटन, 78 किलो न्यूटन संपीड़न बल वहन करने हेतु एक डिसकंटिन्यूअस संपीड़न उपांग के लिए समभुजी, कौन सा, इक्वल एंगल सेक्शन, इसका चयन करना है। ठीक है, लोड कितना आ रहा है, P इक्वल टू 78 किलो न्यूटन। ठीक है, कितने खंड चुनने, एक। ठीक है, उपांग की लंबाई L इक्वल टू 2500 mm, 2500 mm। गजिट प्लेट 10 मिलीमीटर मोटी है। गजिट प्लेट की मोटाई 10 mm। सिरों पर 20 मिलीमीटर व्यास के रिवेटों का प्रयोग किए। सिरों पर जोड़ने के लिए 20 मिलीमीटर व्यास के रिवेट प्रयोग किए गए हैं। तो 5 इक्वल टू 20 mm। अब आपको करना क्या है कि इसके लिए आपको खंड का चयन करना है और रिवेटों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितनी रिवेट इसमें लगाई जाएंगी। तो अब इसके लिए एफ एस यानी रिवेट की कर्तन में सामर्थ्य 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर और धारण में सामर्थ्य 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एफ वाई की वैल्यू ये दे रखी है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इतनी चीजें आपको पता है, क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए और जो चीजें थी आपको स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको जो भार दे रखा है 78 किलो न्यूटन। ठीक है, इस भार के आधार पर आपको क्या निकालना है, आवश्यक खंड के क्षेत्रफल और लंबाई ये दे रखी है 25। अब इसमें 20 मिलीमीटर व्यास के रिवेट प्रयोग किए गए हैं। ये नहीं कहा कि कितने रिवेट लगे हैं, क्योंकि रिवेटों की संख्या अगर ये पता हो जाती कि एक रिवेट लगा है तो हमको इफेक्टिव लेंथ निकालने में आसानी रहती। ठीक है, तो हम इसमें ये मानते हुए कि इसमें 78 किलोमीटर लोड लेने के लिए, देखिए आपके पास में इसकी एफएस की वैल्यू पता है, एफएस की वैल्यू पता है, फाई पता है, तो इसका मतलब है कि हमें डी की वैल्यू पता है। तो आप चाहे तो जोड़ की रिवेट की एकल कर्तन में सामर्थ्य निकाल सकते हैं, एकल कर्तन में सामर्थ्य निकाल सकते हैं। कैसे, PS इक्वल टू 1 इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एफएस। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा रिवेट की कर्तन सामर्थ्य कितनी है। अब इसके बाद में हमको पीवी की जरूरत पड़ेगी। अब इसके लिए हमको टी की वैल्यू नहीं मालूम है, तो हम जो स्ट्रेंथ इससे आए उससे हमें पता चल जाएगा कि 78 किलोन्यूटन लोड लेने के लिए
एक रिवेट की जरूरत पड़ेगी या एक से ज्यादा। ठीक है, तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, निकाल के देख लेते हैं। 1 × 3.14 इंटू 21.5 का स्क्वायर बटे 4 इंटू 100। ठीक है, तो ये वैल्यू आई 1000 से भाग दे दे 36.29 किलो न्यूटन। अब देखिए अगर पीवी की वैल्यू इससे कम आ जाती है तो इसका मतलब है तब भी रेबिटों की संख्या निकालने के लिए रेबिटों की संख्या n = 78 डिवाइडेड बाई 36.29। तो इससे तो ये लग रहा है कि 2 से ज्यादा यानी 3 रिवेट। अगर एफ बी की वैल्यू इससे कम आती है तो हमको वो वैल्यू वहां पर रखेंगे, कम वैल्यू होगी तो यानी ये 4 भी संख्या हो सकती है। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि एक रिवेट से ज्यादा रिवेट लगनी है, एक रिवेट से ज्यादा रिवेट लगनी है। तो ज्यादा रिवेट लगने का मतलब कि इसमें हमको प्रभावी लंबाई 0.85 L के बराबर लेनी है। तो ये कहानी इतनी आपको इसलिए समझाई गई है कि हम इसकी प्रभावी लंबाई कैसे निकालेंगे। तो चाहो तो हम लिख दें जोड़ पर एक से अधिक रिवेट प्रयोग की जाएंगी, अतः प्रभावी लंबाई L = 0.85 L। तो इस तरीके से जब हम इसमें L की वैल्यू पुट कर दें 2500, ये वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी 2125 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसकी आगे जरूरत आपको पड़नी है। अब इसके बाद में चूंकि कोड़ी खंड का इस्तेमाल करना है तो संभावित प्रतिबल क्या मानेंगे, संभावित या संभावी प्रतिबल बराबर 80 न्यूटन पर mm²। ये संभावित प्रतिबल मान लेंगे और ये प्रतिबल किस अनुपात के लिए होता है, L/R = 100 के लिए। ठीक है, तो अब हम निकालें कि खंड का आवश्यक क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। तो आवश्यक क्षेत्रफल को हमने A लिख दिया, खंड का रिक्वायर्ड एरिया जो है A = 78, इसको न्यूटन में बना दिया, संभावित प्रतिबल 80। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 975 mm²। ठीक है, 975 mm² खंड का क्षेत्रफल है। अब देखिए कि इस खंड का क्षेत्रफल तो ये चाहिए, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या कितनी होनी चाहिए उस खंड की, तो इसको लेकर के अब देखिए हमने यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ निकाल दी, यानी ये L की वैल्यू हमने निकाल दी। तो इससे लेके कि L/R = 100 और L = 2125, तो R कितना होगा, तो यहाँ पे लिखे खंड की न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या R = L डिवाइडेड बाई 100, L/100 और L की वैल्यू लिखा है 2125/100, तो ये हो गई 21.25 mm। ये R मिनिमम की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब आपको बताया गया था जब हम एक खंड का चयन करते हैं तो स्टील टेबल में हमको R 3 प्रकार की दी रहती, RXX, RYY और RVV। अगर खंड समभुजी है तो RXX और RYY दोनों की वैल्यू समान होगी। ठीक है, यानी एक ही कॉलम में लिखी होंगी। अगला कॉलम RVV का है
जो कि बताया था आपकी जो बुक में टेबल बनी है उसमें RYY लिखा है, जो कि करेक्शन कर लीजिएगा। तो अब हमको ध्यान ये रखना है कि ऐसा खंड चुने स्टील टेबल से जिसका क्षेत्रफल ये हो और उसमें RVV की वैल्यू 21.25 हो। ठीक है, RVV की वैल्यू 21.25 हो और क्षेत्रफल उसका 925 mm² हो। तो शायद ही ऐसा कोई खंड आपको मिलेगा जिसमें ये दोनों चीजें आपको मिल जाए। अब इसमें देखिए, अगर हम कोई खंड ऐसा चुनते हैं जिसकी परिभ्रमण त्रिज्या ज्यादा है, जिसकी परिभ्रमण त्रिज्या ज्यादा है, जैसे मान लीजिए आपने खंड चुना जिसकी परिभ्रमण त्रिज्या 25 है, RVV की वैल्यू आपने देखा कि 25 mm है, तो इस 25 mm से हम अगर लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू यानी L/R, तो L की जगह पे लिखेंगे 2125 और बटे यहाँ पे 25। तो देखो, चूंकि R की वैल्यू जब निकाली थी तो हमारी 21.5 आई थी। अब हम इससे ज्यादा रखेंगे तो हमारा जो लैम्डा की वैल्यू जो 100 थी, अब यहाँ पे हमने 25 रख करके चल रहे हैं, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, जो 100 आ रहा है 100 से कम आएगी। तनुतानुपात की वैल्यू 100 से कम आएगी। लैम्डा की वैल्यू 100 से कम होने का मतलब क्या है कि FAC की वैल्यू टेबल से देखेंगे तो वो ज्यादा आएगी, कि टेबल में जैसे जैसे तनुतानुपात की वैल्यू बढ़ती है और FAC यानी अनुज्ञेय अक्षीय संपीड़न प्रतिबल उसका मान घटता है। तो अब इसमें अगर हमारे लैम्डा की वैल्यू कम हो रही है तो इसका मतलब FAC की वैल्यू बढ़ जाएगी। FAC की वैल्यू हमारी स्ट्रेंथ क्या होती है, P = A × FAC। अगर FAC की वैल्यू ज्यादा मिल रही है हमको, तो एरिया अगर हमारा 975 से थोड़ा कम है खंड का, तो इसका मतलब है हमारा खंड सुरक्षित हो सकता है। तो आगे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर R मिनिमम की वैल्यू टेबल में ज्यादा प्राप्त हो रही है तो हमारे पास अगर कोई कम क्षेत्रफल का खंड है उसका भी चयन किया जा सकता है। इन केस अगर मान लीजिए जो 21.25 हमारी रिक्वायर्ड है और हमको स्टील टेबल में ऐसा खंड मिल रहा है जिसकी RVV 18 mm है, 18 mm है, तो एरिया उसका 1200 mm है। एरिया कितना है, 1200 mm। तो अब देखिए हमने खंड कोई ले जिसका एरिया 1200 mm² है और RVV की वैल्यू ये। अब इसमें देखें कि RVV का मान कम, तो इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा की वैल्यू ज्यादा है। लैम्डा की वैल्यू ज्यादा मतलब FAC की वैल्यू कम, FAC की वैल्यू कम। तो FAC की वैल्यू कम, एरिया ज्यादा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये P की वैल्यू हमारी आवश्यकता अनुसार प्राप्त हो सकती है। तो यही चीज आपको देखनी है कि जो खंड हम जिसका चयन कर रहे हैं उसमें हमको दोनों चीजों को ध्यान में रखना है, परिभ्रमण त्रिज्या को और उसके क्षेत्रफल को। तो क्षेत्रफल दोनों समान मिलना स्टील टेबल में कि परिभ्रमण त्रिज्या भी समान हो और ये भी लगभग समान हो, ऐसा शायद ही कोई खंड मिलेगा। तो बेहतर ये है कि इस थ्योरी को, टेक्निक को याद रखिए कि परिभ्रमण त्रिज्या थोड़ी सी बढ़कर के मिल रही है और एरिया कम है। तो हो सकता है इसमें आपको एक से ज्यादा खंड समझ में आए कि ये हमारे लिए उपयुक्त है। तो उसमें ये देखें कि जो हम दो खंड सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें वजन किसका कम है। जिसका वजन कम है यानी ये दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम होगा जिसमें 1 मीटर लंबाई का वेट लिखा रहता है। तो आप देखें इसका वेट किसका कम है, तो अगर जिसका वेट है वरीयता पहले उसको मिलनी चाहिए। अगर कम वेट वाला हमारा जो मेंबर है तो अगर वो सेफ हो जाता है तो ये इकोनॉमिकल पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए कि हमने जो खंड चुनना है उसके क्षेत्रफल 975 mm² और RVV की वैल्यू 21.25। तो स्टील टेबल में कौन सा खंड मिल रहा है इसको आप लोग खुद ही देखें।
स्टील टेबल खोलें जिसमें समभुजी खंड का पेज हो, उसमें देखें तो इसमें हमको जो है स्टील टेबल से एक तो खंड मिला 90 इंटू 90 इंटू 8, ठीक है, एक खंड मिला हमको ISA 90 इंटू 90 इंटू 8, ठीक है। इसका क्षेत्रफल है 1379, इसका एरिया है 1379 mm², और इसकी RVV की वैल्यू, इसमें जो RVV की वैल्यू है ये है 17.5, कितनी है 17.5 mm, और इस खंड का जो वेट है, ये वेट है इसका 10.8 kg, 10.8 kg प्रति मीटर, ठीक है। अगर ये चीज तुम्हें क्लियर हो गई हो तो यहां से हम इसको साफ कर देते हैं। तो ये हमारा पहला जो खंड जिस पर हमने विचार किया वो ये, एक हमको स्टील टेबल में दूसरा भी खंड दिखाई दिया ISA 100 गुणित 100 गुणित 6, 100 गुणित 100 गुणित 6, इसका एरिया जो है ये 1176 mm²। इसके लिए जो न्यूनतम परमाणु त्रिज्या है RVV की वैल्यू ये 19.5 mm, इसका जो वेट है ये 9.2 kg प्रति मीटर, ठीक है। तो इसमें ये थी। अब इसको देखें, इसमें एक टांग अगर हमारी जोड़ दी जाएगी तो दूसरी टांग कहलाएगी आउटस्टैंडिंग लेग, ठीक है। तो अब आउटस्टैंडिंग लेग ये है, थिकनेस इसकी ये है, ठीक है। तो अगर हम आउटस्टैंडिंग लेंथ में थिकनेस से भाग दे दें तो ये हमारी 16 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। इसके लिए ना दो कंडीशन बताई कि अगर हमारे मेंबर के किनारे दृढ़ है, क्या है, मेंबर के किनारे दृढ़कारी है, ठीक है, स्टिफनेस, तो हमारे लिए 16 T होता है। और अगर दृढ़कारी, बल्कि ये कह लीजिए दृढ़कारी नहीं है तो 16 T इज नॉट ग्रेटर देन 16 T। कब किनारे दृढ़कारी नहीं है, और अगर दृढ़कारी है तो आउटस्टैंडिंग लेंथ और इसका रेशियो कितना होना चाहिए 20 T, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब चूंकि क्वेश्चन में अभी ऐसी कोई स्थिति दी नहीं है तो हम इसमें 16 T और 20 T यानी 16 और 20 के अलावा मान सकते। तो ये हमारे अगर हम ले कि इसमें 100 डिवाइडेड बाई 6 तो ये 16 दशमलव कुछ आ जाएगा, 16.6 कह सकते हैं, ये आ जाता है। तो कह सकते हैं 16 और 20 के बीच में हम इस पे भी विचार कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसी पे विचार करते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारा वेट 9.2 kg का है और इसका वेट 10.8 kg का है। तो हमारे इसमें वेट का डिफरेंस है, अगर ये सुरक्षित हो जाता है तो हमारे लिए ये मितव्ययी रहेगा। तो अब इसको करने के लिए ये हमने डिटेल दे दी, इसको भी हम हटा दे रहे हैं यहां से। तो अब आपको देखिए आर मिनिमम की वैल्यू डायरेक्ट इसमें दे रखी है, तो सीधे तंतु अनुपात की वैल्यू कैलकुलेट कर, तो तंतु अनुपात लैम्डा इक्वल टू एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। एल इफेक्टिव कितनी निकाली 2125 डिवाइडेड बाई 19.5। तो इससे इसको जब सॉल्व किया तो ये वैल्यू आई 108.97, इसको हम से करके 109 ले लिया। अब आपको जो FAC वाली टेबल है उसमें उस कॉलम को देखना है जिसमें कि Fy की वैल्यू 250 न्यूटन पर mm² दी गई हो। Fy की वैल्यू 250 न्यूटन पर mm² दी गई हो।
तो हमने एक तो वो कॉलम सिलेक्ट किया। अब चूंकि 109 ये आपको नहीं मिलेगा, तो आपको मिलेगा 100 लैम्डा की वैल्यू और 110। तो लैम्डा की वैल्यू 100, तो इसको हमने मान लिया लैम्डा 1 इक्वल टू 100। तो इसको FAC1 इक्वल टू 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसी तरीके से 110 के लिए लैम्डा 2 इक्वल टू 110, तो FAC2 इक्वल टू 72 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आपको निकालना 109 के लिए, तो जो आपको कल तरीका बताया था इंटरपोलेशन का, उससे FAC की एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट कर। तो एक्चुअल वैल्यू FAC इक्वल टू FAC1 प्लस FAC2 माइनस FAC1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू लैम्डा माइनस लैम्डा 1। अब इसमें सारी वैल्यू जिसमें पुट कर दें, तो हमारी इससे वैल्यू निकल आएगी FAC की। ये वैल्यू आ रही है 72.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देखिए जो FAC की वैल्यू है, ये हमारी जो हमने एज्यूम की थी संभावित उससे कम आ रही है। जब हमने पिटबल ज्यादा लिए थे तो रिक्वायर्ड एरिया 975 था। अब देखिए FAC की वैल्यू कम है, तो इसका तो एरिया ज्यादा होना चाहिए, वो हम ऑलरेडी थोड़ा ज्यादा ले सके हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? इसकी सामर्थ्य निकालनी है। तो स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगी? P इक्वल टू A इंटू FAC। तो A की वैल्यू हो गई 1176 और FAC की वैल्यू 72.8। ठीक है, अब देखिए एक कोड़ी खंड है, चूंकि इसमें जो लंबाई निकाली थी वो 2 या 2 से ज्यादा रिबिट मानते हुए निकाली थी, 2.85 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, अब अगर हिंज होता, लंबाई L बराबर L लेते, तो अनुज्ञेय प्रतिबल में हम क्या करते? 0.8 से मल्टीप्लाई करते। इसमें नहीं करना है। तो इस तरीके से जब हम इसको हल करेंगे, तो ये वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाएगी 84,957 84,957 न्यूटन, यानी 84.9 किलो न्यूटन। और इस मेंबर पे लोड कितना आ रहा है? 78। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 78 किलो न्यूटन। तो हमने जो खंड चुना है इससे। क्लियर? अब इसके बाद में आती है रिवेटों की संख्या ज्ञात करना। तो रिवेटों की संख्या के लिए आपको अभी PS की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। PS की वैल्यू में क्या निकालना है? FB की वैल्यू। चलिए, तो ये यहां तक आपको क्लियर हो चुका है, यानी हमारे जो खंड था उसका चयन हो चुका है। अब आपको ज्वाइंट में देखना है कि कितने रिवेट लगेंगे। तो PS बराबर 1 इंटू π/4 d स्क्वायर इंटू FS। तो इसमें आपने 1 क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि गजेट प्लेट के साथ एक कोड़ी खंड जोड़ा गया है। ऐसी स्थिति में सिंगल शेयर होगा। सिंगल शेयर होने की स्थिति में 1। तो इसकी वैल्यू अभी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कि 36.9 किलो न्यूटन। इसके बाद में PB D इंटू T इंटू FB। अब देखिए D की वैल्यू हो गई 21.5, T की वैल्यू 6, जो खंड चुना था 100 इंटू 100 इंटू 6 इंटू FB 300 किलो न्यूटन बनाएंगे, तो 1000 से भाग दे देंगे। तो ये वैल्यू हमारी आती है 38.7 किलो न्यूटन। तो अब इन दोनों की में मिनिमम वैल्यू ये। तो नंबर ऑफ रिवेट्स के लिए N इक्वल टू F/R। ये क्या कहलाएगी? रिवेट वैल्यू जो मिनिमम है। तो ये हमारी हो गई 78 डिवाइडेड बाय 36.2। जो भी हल आए हम लिखेंगे 3 नंबर, 2 दशमलव समथिंग आएंगे, तो यानी 3 रिवेट हमको लगाने हैं।
तो इस तरीके से ये आपका कंप्रेशन मेंबर का पूर्ण रूप से अभिकल्पन हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन को ध्यान से सुने और जो आवश्यक डिटेल हो उनको नोट कर लें। ये आपकी बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। एक संपीड़न उपांग पर 600 किलो न्यूटन का भार आ रहा है। कितना आ रहा है? 600 किलो न्यूटन का। इसकी लंबाई 3000 मिलीमीटर है। लंबाई, वास्तविक लंबाई 3000 मिलीमीटर है। कोणीय खंड 3000 मिलीमीटर है, वह दोनों सिरे कब्जेदार है। दोनों सिरे कब्जेदार होने का मतलब प्रभावी लंबाई इक्वल टू वास्तविक लंबाई, ये होगी बराबर 3000 mm। ध्यान रखना। अब कोणीय खंड को 12 मिलीमीटर मोटी गजित प्लेट के दोनों ओर रख करके जोड़ा गया है। कोणीय खंड को गजित प्लेट के दोनों ओर रख करके इस प्रकार से जोड़ा गया है। ठीक है, प्लेट की मोटाई कितनी? 12 मिलीमीटर। गजित प्लेट की मोटाई 12 मिलीमीटर है। दो समभुजी खंडों का चयन कीजिए। तो आपको जो खंड चुनना है वो कौन सा चुनना है? इक्वल एंगल सेक्शन। इसका आपको चयन करना है। तो आप शुरुआत कैसे करेंगे कि सबसे पहले संभावित प्रतिबल मानेंगे। संभावित प्रतिबल लिख लीजिएगा। संभावित प्रतिबल FAC इक्वल टू 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसके लिए तन्यता अनुपात होता है 100। तो अब आपको निकालना है इसके बाद में खंड का आवश्यक क्षेत्रफल। खंड का आवश्यक क्षेत्रफल इज इक्वल टू 600 किलो न्यूटन, न्यूटन में बना दिया, डिवाइडेड बाई 100, सॉरी डिवाइडेड बाई 80, डिवाइडेड बाई 80। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7500 mm। ठीक है, अब आपको दो खंडों का चयन करना है। स्टील टेबल में एक खंड की प्रॉपर्टी दी रहेगी, तो ऐसी स्थिति में एक खंड का आवश्यक क्षेत्रफल इज इक्वल टू 3750 mm स्क्वायर। अब आपको उस खंड का चयन करना है जिसका क्षेत्रफल 3750 mm स्क्वायर है। अब इसमें देखिए, अब आपको तन्यता अनुपात के आधार पर इसकी परिवहन त्रिज्या कितनी होगी, तो इससे निकालें लैम्डा अपॉन r इक्वल टू 100, और L की वैल्यू इसमें 3000 ये दे रखी है, तो R इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 30 M। अब आपको एक ऐसा खंड चुनना है स्टील टेबल से जिसकी परिवहन त्रिज्या 30 हो और क्षेत्रफल 3750। अब इसको समझिए, क्योंकि ये इक्वल एंगल सेक्शन है तो इसमें कोई भी टांग जोड़ी जाए। ठीक है, एक्स अक्ष हमारी एक खंड की ये होगी, दूसरे खंड की इसी आगे कंटिन्यू कर दे, ये हो जाएगी ये एक्स अक्ष। वाई अक्ष इस खंड के लिए ये होगी और इस खंड के लिए ये होगी। ठीक है, अब इसके बाद में जब दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया तो इसकी फाइनल जो वाई अक्ष होगी वो यहाँ पर होगी।
यहां से ये दूरी ये सी वाई वाई कहलाएगी, और यहां से ये दूरी ये सी एक्स एक्स कहलाएगी। ठीक है, तो अब आपको देखिए ध्यान क्या रखना है, जब हम इन दोनों खंडों को जोड़ेंगे तो इसकी अक्ष एक्स अक्ष है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम दोनों खंडों को जोड़ करके इसका फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स अक्ष के सापेक्ष निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आई यानी जो वाई अक्ष के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो वो इस अक्ष के अबाउट दिया रहता है स्टील टेबल में। क्योंकि खंडों को जोड़ने के पश्चात इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो यहाँ पे आ जाएगा और वाई एक्स ये कहलाएगी। तो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, किससे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हमको क्या करना पड़ेगा, इस खंड के क्षेत्रफल में यहां से दूरी कहां तक की, गजिट प्लेट के सेंटर से जाने वाली जो वाई अक्ष है वहां तक की दूरी, तो ये दूरी कहलाएगी, मान लीजिए हमने इसको लिखा डी, तो डी इक्वल टू सी वाई वाई प्लस गजिट प्लेट की मोटाई का आधा। तो गजिट प्लेट की मोटाई को मान लिया हमने T1, ठीक है, तो ये हो गया T1 बाई। तो अब देखें इन दोनों खंडों में आई एक्स एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू आई एक्स है। स्मॉल जो एक्स एक्स से लिखा है ये एक खंड का स्टील टेबल से प्राप्त जड़ता गुण है, और चूंकि कंबाइंड कर दिया दोनों को तो यहाँ पे कैपिटल एक्स एक्स कर दिया, यानी दोनों को रखने के बाद इसका जो फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस है वो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आई वाई वाई, यानी इस खंड इस अक्ष के अबाउट, तो ये हो जाएगा, क्योंकि दो खंड है तो दो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आई एक्स एक्स सॉरी आई वाई वाई, यानी एक खंड का स्टील टेबल के जो हमारा वाई एक्स के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो, प्लस खंड का क्षेत्रफल ए, एक खंड का क्षेत्रफल वो भी स्टील टेबल से मिलेगा, इनटू डी स्क्वायर, जहां डी बराबर। अब देखिए चूंकि हमारे जो खंड का चयन कर रहे हैं ये समभुजी खंड है, तो समभुजी खंड में आई एक्स एक्स की वैल्यू आई वाई वाई के बराबर होगी, और सी एक्स एक्स की वैल्यू सी वाई वाई के बराबर होगी, आर एक्स एक्स की वैल्यू आर वाई वाई के बराबर होगी, यानी ये वैल्यू बराबर। तो अब हमको क्या देखना है कि ये देखो जब आई एक्स एक्स और आई वाई वाई बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि इन दोनों में मिनिमम वैल्यू किसकी होगी, आई एक्स एक्स की। क्यों, क्योंकि जब आई एक्स एक्स बराबर आई वाई वाई है और इसमें हम ए डी स्क्वायर कर रहे हैं तो ये वैल्यू आई वाई वाई की ज्यादा होगी, समझना बात को। तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब है आई मिनिमम आई एक्स एक्स होगा, और आई एक्स एक्स से हमने आर एक्स एक्स की वैल्यू निकाली, यानी कहने का मतलब है कि जो परिभ्रमण त्रिज्या है ये न्यूनतम वैल्यू आर एक्स एक्स की होगी। तो हम स्टील टेबल से आर एक्स एक्स बराबर आर वाई वाई है, तो ऐसा खंड चुने जिसका आर एक्स एक्स या आर वाई वाई 30 के आसपास हो, और क्षेत्रफल ये, इसमें आर वी वी नहीं देखेंगे, ये भी ध्यान रखना। आर मिनिमम जो आर वीवी की वैल्यू टेबल में दी रहती है वो तब हम देखते हैं जब सिर्फ एक कोड़ी खंड का हमको चयन करना हो, दो के लिए नहीं। तो अब हमने इन दोनों को ध्यान में रखते हुए एक खंड हमने इसमें दो खंड हमको दिखाई दिए। पहला खंड आई एस ए 130 इंटू 130 इंटू 15, ठीक है, कौन सा, स्टील टेबल से एक खंड हमको मिला आई एस ए 130 इंटू 130 इंटू 15,
इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है? इसकी प्रॉपर्टी है कि एरिया इसका 3681 mm², ठीक है। और आर एक्स एक्स आर वाई वाई ये वैल्यू है इसके 39.5, ठीक है। आई एक्स एक्स और आई वाई वाई की अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। दूसरा खंड हमने जो देखा, अच्छा इसका जो वेट है, इसका वेट है 28.9 kg पर मीटर। कितना? 28.9 kg पर मीटर। दूसरा खंड हमको दिखाई दिया ISA 150 इंटू 150 इंटू 12, ठीक है। इसका वेट है 27.2 kg पर मीटर, इसका एरिया है 3459 mm²। इसमें आर एक्स एक्स और आर वाई वाई इसकी वैल्यू हो गई, ये दे रखी है 46.1, कितना है? 46.1 mm। अब देखो, इस खंड के लिए हमको चाहिए था 30 mm और इसमें हमको मिल रहा है 39 और इसमें मिल रहा है 41, यानी दोनों ही ठीक दिखाई दे रहे हैं। इसका एरिया 3681 है और इसका एरिया 3459 है, जबकि हमको चाहिए कितना? 3750। क्योंकि इसमें एरिया कम है, ठीक है, इसकी तुलना में ये एरिया काफी कम है, लेकिन इसकी तुलना में इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी तुलना में ये वैल्यू काफी ज्यादा है। तो हम एक तो इस पे विचार कर सकते हैं, दूसरा इस पे विचार कर सकते हैं। इन दोनों में इकोनॉमिकल कौन सा रहेगा? क्योंकि इसका वेट कम है, इसका वेट कम है, तो हम वरीयता इस खंड को देते। तो जब हमने इस खंड को दिया तो हमने फिर इसका आई एक्स एक्स और आई वाई वाई के वैल्यू भी नोट कर। तो आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई इज इक्वल टू 735.4 सेंटीमीटर की पावर 4, ये सेम में दिया है। और सी एक्स एक्स इज इक्वल टू सी वाई वाई इज इक्वल टू 41.4 mm। तो ये डिटेल आपको स्टील टेबल से प्राप्त होगी। तो अब हमको इन डिटेल्स के आधार पर देखिए आई एक्स एक्स निकालेंगे तो जो हो जाएगा 2 इंटू कितना हो गया? आई एक्स इज 2 इंटू 735.4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1470.8। अब देखिए इसकी वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो यहाँ तो हो गया 735.4। अब ये एडिशनल हो गया, तो इसमें देखो सी वाई वाई की वैल्यू कितनी है? 41.4। तो यहाँ पे लिख दिया D इज इक्वल टू 41.4, T/2 यानी 12/2 यानी कि 6। तो इस तरीके से हो गया 47.4 mm में, इसमें मिलीमीटर में। अब ये वैल्यू हमने यहाँ पे रखी, तो एरिया देखिए ध्यान रखें ना, यूनिट का ये सेंटीमीटर की पावर 4 में है, एरिया मिलीमीटर में है, स्क्वायर में, और ये वैल्यू भी मिलीमीटर में है। तो या तो हम इसको मिलीमीटर में कर दें या इसको सेंटीमीटर में कर दें। तो हम पहले सेंटीमीटर में कर देते हैं। तो एरिया हमारा हो गया 34.59 इंटू ये मिलीमीटर को सेंटीमीटर कर दिया 4.74 का स्क्वायर। अब हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू आ जाए तो हम कहेंगे आई एक्स एक्स और आई वाई में न्यूनतम मान को ही आई मिनिमम लेंगे। तो आई मिनिमम हमारे हिसाब से ये होगा, ठीक है। तो आई मिनिमम जब प्राप्त हो गया तो आर मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आई मिनिमम अपॉन कैपिटल ए।
तो आई मिनिमम चूंकि 2 सेक्शन का है तो एरिया भी 2 सेक्शन का लेंगे। तो इस तरीके से देखिए 1470.8 बटे 2 गुणे ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर लिख दिया 34.59, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसी के बराबर वैल्यू आ जाएगी, देख लीजिए, यानी 46.1 एम ये आ जाएगी 4 सेंटीमीटर में है 4.61 cm। तो आर मिनिमम की वैल्यू प्राप्त हो गई। आर मिनिमम से क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। चलिए तो लैम्डा की वैल्यू, तो तन्यता अनुपात लैम्डा इज इक्वल टू एल अपॉन आर मिनिमम। अब देखिए एल की वैल्यू 3000, आर मिनिमम 46.1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी प्राप्त होती है 65, ठीक है। तो अब हमारी जो टेबल है जिसमें F/250 है उसके लिए हमने निकाला एल लैम्डा इक्वल टू 60 के लिए FAC1, लैम्डा 2 70 के लिए FAC2। तो 60 के लिए ये वैल्यू आ जाएगी 122 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये हो गई 112 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो फार्मूला आपको बताया था उस फार्मूले के आधार पर FAC की वैल्यू आ जाएगी 117 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो हमारी टेबल थी उससे अनुज्ञेय प्रतिबल की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब इसके बाद में स्ट्रेंथ P इक्वल टू A इंटू FAC, ठीक है। FAC ये हमारा फार्मूला है। अब तुमको ध्यान क्या रखना है कि सिरों पर एक एक रिवेट लगे थे। हमने प्रभावी लंबाई L बराबर कैपिटल L ली। अब इसमें अनुज्ञेय प्रतिबल क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 80% लेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नहीं तो पता चला कि सीधे फार्मूला जो पता था उसके आधार पर ही आपने रख दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया कितना हो गया 2 इंटू 3459, ये एरिया हो गया, और ये हो गया 0.8 इंटू 117। ये हमारी जो वैल्यू आएगी ये न्यूटन में आएगी, और 1000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये वैल्यू हमारी 1000 से डिवाइड करने के बाद आ रही है 647। ये हमारी आ जाएगी 647 किलो न्यूटन, ठीक है। और हम डिजाइन कितने के लिए कर रहे थे, 600 किलो न्यूटन के लिए। तो इट ग्रेटर देन कितने किलो न्यूटन, तो हम कहेंगे ये हमारा मेंबर सेफ है। इसी तरीके से हमारा कोई भी क्वेश्चन हो, आपको गजेट प्लेट के दोनों ओर लगे हैं तो ये हमने बता दिया। अगर गजेट प्लेट के एक ही ओर लगा होता तो हम कैसे कैलकुलेट करें, हम इसका आइडिया दे दे रहे हैं। क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं कराएंगे इससे संबंधित। देखिए अब इन्होंने कहा कि गजेट प्लेट के साथ लंबी टांग से जोड़ा गया है या छोटी टांग से जोड़ा गया। इस पे चर्चा पिछले चैप्टर पे कर चुके हैं। हम मान के चल रहे हैं ये लंबी टांग से जोड़ा गया है। तो लंबी टांग से जोड़ने का मतलब क्या हो गया, हमने गजेट प्लेट ये ली और लंबी टांग इससे हमने जोड़ दी ये और ये। तो स्टील टेबल में जो हमारी एक्स अक्ष है और जो हमने डायग्राम बनाया है उसकी एक्स अक्ष है, दोनों पैरेलल। तो हमें जो स्टील टेबल में वैल्यू दी है उसमें कोई इंटरचेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखिए अब इसमें बाई अक्ष ये होगी, ठीक है, बाई अक्ष ये होगी। जब ये दोनों खंडों को जोड़ दिया तो फाइनल जो हमारी एक्स अक्ष है वो यहाँ पे जाए इनके ज्वाइंट। तो एक्स देखिए अब ये वैल्यू हमारी ये कहलाएगी सी एक्स एक्स, ये कहलाएगी सी एक्स एक्स, और ये वैल्यू कहलाएगी सी वाई वाई।
ठीक है, ये वैल्यू कहलाएगी सी वाई। तो अब इसमें देखें, बाई अक्ष में कोई चेंज नहीं हुआ, बाई अक्ष में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मिनिमम वैल्यू इसी से पता चल जाएगी। अगर हमारे दो कोणीय खंड है और अनइक्वल एंगल सेक्शन है, तो इसका मतलब है, आज देखिए आई एक्स एक्स, इसमें हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी होगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी होगी। तो हम करेंगे इसमें जो आर एक्स एक्स, जो हमें पहले चीज है, रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे, तन्यता अनुपात के आधार पर हम आर की वैल्यू ले लेंगे। तो देखेंगे आर एक्स एक्स और आर वाई वाई में कौन सा हमको इसके बराबर मिल रहा है, तो उसके आधार पर खंड का चयन करेंगे और इस अक्ष के सापेक्ष पहले हम आई एक्स एक्स निकालेंगे और इसके सापेक्ष निकालने के लिए आई वाई वाई इक्वल टू 2 इंटू जो स्टील टेबल से आई वाई वाई प्राप्त हो, क्योंकि इसकी बाई एक्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और आई एक्स एक्स के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू स्टील टेबल से एक खंड का आई एक्स एक्स प्लस एरिया एक खंड का इंटू ये सी एक्स एक्स का स्क्वायर। इसमें चूंकि गजिट प्लेट के एक ही तरफ लगे हैं, तो हम इसमें गजिट प्लेट की मोटाई का कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके से देखोगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल एंगल सेक्शन है, तो निश्चित है कि ये वैल्यू मिनिमम होगी, सॉरी ये वैल्यू मिनिमम होगी। और अनइक्वल एंगल सेक्शन है, तो इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, जो मिनिमम आएगी उसी को मिनिमम लेकर के चलेंगे। इससे हमारी आई मिनिमम निकल आई, एरिया से डिवाइड करके रूट ले लेंगे, आर मिनिमम की वैल्यू निकल आएगी। और इसके पश्चात ठीक है, आपको तन्यता अनुपात निकालना है। हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तन्यता अनुपात निकल आएगा, तो उसे टेबल से अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल और इसके बाद में उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो जिस सामर्थ्य के लिए आप डिजाइन कर रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उससे कम नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में ये तो आपके कोणीय खंड के हो गए। अब अगर मान लीजिए आपको कॉलम का डिजाइन करना है, कॉलम के रूप में आई खंड या दो चैनल खंडों को हम एक साथ रख करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसके लिए चूंकि आई खंड और चैनल जो हमारा सेक्शन है ये हमारा सिमेट्रिकल होता है, तो इसमें जो हमारी आई और के वैल्यू है, ये रेफरेंस एक्सिस जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष है इसके सापेक्ष ही निकाल। ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, किसी भी खंड के डिजाइन के लिए, और ये बहुत ही आसान है। मान लीजिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक मान लीजिए हमको 1100 किलो न्यूटन का जिस पर लोड आ रहा है, ऐसे खंड का चयन करना है। खंड कौन सा, आई खंड का चयन करना, ठीक है। एक आई खंड का चयन कीजिए जिस पर कि 1100 किलो न्यूटन का अक्षीय संपीड़न भार कार्य कर रहा है। अब इसकी वास्तविक लंबाई L इक्वल टू ये दे रखी है 4 मीटर यानी 4000 मिलीमीटर, 4000 मिलीमीटर। दोनों सिरे प्रभावी रूप से स्थित में स्थिर, दोनों सिरे प्रभावी रूप से स्थित में स्थिर परंतु घूर्णन में प्रतिरोधित नहीं, स्थित में स्थिर परंतु घूर्णन में प्रतिरोधित नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों सिरे कब्जेदार हैं, और कब्जेदार होने का मतलब L इक्वल टू। बस इसमें आपको जो स्तंभ के क्वेश्चंस होंगे उसमें ये प्रकार की भाषा लिखी होगी, तो उस भाषा को पढ़ करके आपको उसकी प्रभावी लंबाई निर्धारित करनी, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, करना ये है कि आपको बताया गया कि जब हम आई खंड का चयन करना होता है तो संभावित प्रतिबल कितना मानते हैं, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो संभावित प्रतिबल मान लिया 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया कितना हो गया, रिक्वायर्ड एरिया
फोर्स यानी 1100 इंटू 1000 डिवाइड बाई 100। तो इस तरह कितना हो गया 11,000 mm²। ये खंड चाहिए, ये खंड चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एरिया ये हो गया। अब आपको करना क्या है कि तन्यता अनुपात के आधार पर परिवर्तित त्रिज्या। तो इसके जो हमने संभावित तो ये माना है, ये किस तन्यता अनुपात के लिए होता है, L/R = 80। L की वैल्यू दे रखी है, हम इससे R की वैल्यू निकालते। तो अब देखिए R = L/80। L की वैल्यू 4000 और ये हो गया 80। तो इस तरीके से ये हो गया 50 mm। अब आपको स्टील टेबल में आई खंड जो दिए हैं उसमें ऐसा खंड देखें जिसका एरिया 11,000 mm²। और उसमें देखिए अब इसमें आर मिनिमम किसको मानेंगे, तो एक कॉलम बना होगा RXX का और एक होगा RYY का, ठीक है। तो जिसमें वैल्यू कम हो, जिसमें वैल्यू कम हो, RXX वाले कॉलम की वैल्यू कम दिख रही है उसमें या RYY कॉलम कम दिख रही, जो उसमें न्यूनतम हो उसको ध्यान में आपको रखना है। तो अब इस तरीके से हमको जो स्टील टेबल में खंड दिखाई दिया वो है ISW 500। यानी इन दोनों प्रॉपर्टियों को ध्यान में रखते हुए हमने खंड देखा ISW भी 500, ठीक है। तो इस खंड की विशेषता क्या है कि इसका एरिया जो है ये 12,122 mm² है, ठीक है। 12,122 mm² है। और इसमें जो R मिनिमम है, ये RYY की जो वैल्यू है ये 49.1। तो देखो हमको जरूरत की 49.6, हमको कितने की जरूरत थी 50 mm और ये नियर अबाउट 50, थोड़ा सा कम है। तो 11,000 की तुलना में ये एरिया भी ज्यादा है, ठीक है। तो अब R मिनिमम की वैल्यू ये दे रखी है, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेंथ ये दे रखी है, सीधे कुछ नहीं करना है। तो लैम्डा = 4000/49.6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो गया 80.64। अब 80.64 के लिए FAC की वैल्यू कैलकुलेट करें, ठीक है। तो FAC की वैल्यू अब = हो जाएगी 100.29। अगर नहीं कैलकुलेट करना चाहे तो इसको से करके 80 ही मान लीजिए। वो 80 के लिए टेबल में 100 दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, आप लेके भी चले। तो 100 Nm/mm²। तो जस्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू हमारी जो इसकी वैल्यू है फोर्स की उससे काफी ज्यादा है। तो इस तरीके से किसी भी खंड का हम चयन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, आप अपनी प्रैक्टिस करें। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसके नेक्स्ट टर्न पर जो है अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।